ये आपका आज का संपादकीय पाठ है और मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि जो संपादकीय पाठ है ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है। एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को यहाँ से मिल जाती है। चुनावी चंदे की नई व्यवस्था का सवाल। आपने देखा है कि जो चुनावी बॉन्ड था उसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है। अब नई चुनावी चंदे की क्या रणनीति हो सकती है, क्या योजना हो सकती है, उसी पर बातें की जा रही हैं। तो आप देखिए, राजनीतिक भ्रष्टाचार की चर्चा का एक सिरा चुनाव सुधार पर ही जाकर खत्म होता है। चुनावी फंडिंग भी इसका एक अहम पहलू है और इसी कड़ी में राजनीतिक फंडिंग को सुधारने की दिशा में 2018 में चुनावी बॉन्ड को एक बेहतर कदम के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 15 फरवरी को खत्म कर दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही। सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। चुनाव के ठीक पहले आए सरकार विरोधी फैसले पर विपक्ष को उत्साहित होना स्वाभाविक है, लेकिन सवाल यह है कि चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था को खारिज किए जाने के बाद राजनीतिक फंडिंग कैसे होगी। सवाल सिर्फ फंडिंग का नहीं है, बल्कि उसकी पारदर्शी व्यवस्था का भी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनावी बॉन्ड को न्यायिक चुनौती देने वाले भी किसी कारगर सुझाव को लेकर सामने नहीं आए हैं। अक्सर ऐसे लोगों की याचिका की पैरवी करने वालों के वकील प्रशांत भूषण भी इसे लेकर स्पष्ट नहीं है और हर संभव मंच पर चुनावी बॉन्ड को खत्म किए जाने को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे विपक्ष दलों के पास कोई ठोस वैकल्पिक सुझाव नहीं है। पारदर्शी फंडिंग व्यवस्था और चुनाव बॉन्ड की जरूरत का जवाब बनकर सामने आई है। चुनाव आयोग की कार्रवाई से जब्त मोटी रकम सिर्फ प्रथम चरण के मतदान से पहले यानी 13 अप्रैल तक ही रिकॉर्ड मात्रा में नकदी, ड्रग्स, शराब और गहने आदि जब्त किए जा चुके हैं। इस दौरान करीब 4,650 करोड़ की नकदी, ड्रग्स, शराब, गहने आदि जब्त होने की सूचना है। 2019 की पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान जब्ती से यह रकम बहुत ज्यादा है। 2019 में करीब 844 करोड़ की नकदी जब्त की गई थी, जबकि इस बार पहले दौर के मतदान के पूर्व तक ही 395 करोड़ की नकदी जब्त की गई थी और इसी तरह 2019 में 304 करोड़ मूल्य की शराब की जब्ती हुई थी, जबकि इस बार 13 अप्रैल तक ही 490 करोड़ रुपए की शराब जब्त की जा चुकी है। चुनाव में बांटने और रकम आदि जुटाने के लिए ड्रग्स का भी इस्तेमाल इन दिनों बढ़ा है। चुनाव आयोग ने पिछले आम चुनाव में जहां 1280 करोड़ की ड्रग्स जब्त की थी, वहीं इस बार अभी तक यह आंकड़ा 2068 करोड़ रुपए तक पहुंच चला गया है। और आप देखेंगे कि इसी तरह उपहार आदि के रूप में पिछली बार जहां महज 60.15 करोड़ मूल्य के सामान जब्त हुए थे, तो इस बार आप देखिए 1142 करोड़ के सामान जब्त किए जा चुके हैं। स्पष्ट है कि चुनाव दर चुनाव किस तरह आर्थिक भ्रष्टाचार बढ़ने पर है। और आप देखिए, हमारे देश का चुनाव तो पैसे का ही चुनाव रह गया है। अगर आप ईमानदार हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और देखिए, चुनाव आयोग की बात करें तो एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका सचिवालय देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अमेरिका में चुनावी फंडिंग सरकारी और निजी दोनों तरह से जुटाई जा सकती है और आप देखेंगे, हालांकि सरकारी फंडिंग से जुड़े नियम बेहद सख्त और पेचीदा हैं, इसलिए करीब सभी उम्मीदवार निजी फंडिंग का सहारा लेते हैं। वहां निजी फंडिंग की कोई सीमा भी नहीं है। उम्मीदवार अपनी पार्टी के सदस्यों, समर्थकों और कॉरपोरेट कंपनियों एवं संस्थानों से रकम जुटाते हैं। निजी फंडिंग लेने वाला व्यक्ति कानूनन सरकारी फंडिंग का दावा नहीं कर सकता है। अमेरिका में चुनावी खर्च इतना अधिक हो चुका है कि उसकी पूर्ति के लिए सरकारी फंडिंग ऊंट के मुंह में जीरे के समान है और इसलिए उम्मीदवार निजी फंडिंग का सहारा लेते हैं। मौजूदा राष्ट्रपति चुनाव के दौरान प्रत्याशी राष्ट्रपति अब बाइडन और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप करीब करीब 600 करोड़ डॉलर की फंडिंग जुटा चुके हैं। अमेरिका की तरह आप देखिए, भारत में भी चुनाव महंगे होते जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए खर्च सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख कर दी गई एक उम्मीदवार के लिए। मगर हकीकत में इतने में कोई प्रत्याशी ठीक से विधानसभा का भी चुनाव नहीं लड़ सकता। चुनाव में खर्च होने वाली मोटी रकम की कहानी सभी दल जानते हैं, इसलिए अपने हिसाब से नियत की काट खोजते हुए पानी की तरह पैसा बहाते हैं। लिहाजा सबको भारी फंडिंग की जरूरत होती है। सवाल यह है कि चुनावी बॉन्ड को खत्म करने के बाद सरकार पर हमलावर दल क्या यह दावा कर सकते हैं कि उन्हें मिलने वाला फंड पवित्र और जायज है। चुनावी बॉन्ड में बेशक भाजपा को सबसे ज्यादा रकम मिली है, उसके सत्तारूढ़ होने के कारण यह बहुत स्वाभाविक भी है, किंतु सवाल उठाने वाले दलों को मिली रकम भी कम नहीं है। अब जो सत्ता में है तो उसी से काम होगा, तो उसी को तो चंदा दिया जाएगा।
उदारीकरण के बाद से राजनीति में शुचिता का सवाल जितनी तेजी से उठा है, सियासी फंडिंग का चलन भी उसी अनुपात में बढ़ा है। चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था से पहले नियम था कि कंपनियां अपने 3 साल के लाभ का सिर्फ 7% ही दलों को दान कर सकती थी। चुनावी बॉन्ड को खारिज करने का मुख्य आधार गोपनीयता का नियम रहा है, और जिसके तहत बॉन्ड खरीदने वाले की जानकारी हासिल नहीं की जा सकती थी। चुनावी बॉन्ड के पहले तक तो यह भी पता नहीं होता था कि किसने किस दल को और कितनी रकम दी है। ज्यादातर रकम नकदी होती थी, जिसका ठोस हिसाब भी नहीं होता था। 1996 के आम चुनावों के ठीक पहले हवाला कांड में जनता दल के तत्कालीन अध्यक्ष शरद यादव का पर 1 लाख रुपए लेने का आरोप था। तब उन्होंने स्वीकार किया था कि दल चलाने के लिए कब और कहां से पैसे आते हैं, इसका हिसाब नहीं रखा जा सकता है। नकदी से मिली बेहिसाब रकम की जब चोरी आदि की हो जाती थी, तब भी नेता पुलिस में रिपोर्ट लिखाने से बचते थे, क्योंकि चोरी में रकम की जानकारी तो उनका स्रोत भी बताना पड़ता। कई दल अपने सैकड़ों करोड़ों की नकदी को कार्यकर्ताओं और अपने सदस्यों से दान रूप में हासिल करने का झूठा दावा भी इसी वजह से करते रहे हैं। और अब जब चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था समाप्त हो गई, तब राजनीतिक दल अपने खर्च के लिए येन पिकारेंड पैसे जुटाएंगे। कानूनी प्रावधानों के छिद्रों का इस्तेमाल भी होगा। इस लिहाज से देखें तो चुनावी बॉन्ड एक सीमा तक बेहिसाब फंडिंग को हिसाबी दायरे में ही ला रहा है। पारदर्शिता के लिहाज से उसमें सुधार किया जा सकता है। राजनीतिक शुचिता का हिमायती होने का दावा करने वालों को चाहिए कि भी फंडिंग की ऐसी पारदर्शी वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्तुत करें जिसमें संदेह की गुंजाइश ना हो, अन्यथा चुनाव सुधार और पारदर्शी फंडिंग का समर्थन भी खोखला ही माना जाएगा। लेखक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक टिप्पणीकार हैं उमेश चतुर्वेदी, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। और मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को बैठकर, चुनाव आयोग को बैठकर, और इसमें मैं कहता हूं कि देश के मुख्य न्यायाधीश को बैठकर, सभी को बैठकर एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए चुनावी फंडिंग के लिए। ये महिला हितैषी कानूनों का दुरुपयोग, ये दहेज अधिनियम और अन्य महिला कानूनों के दुरुपयोग की खबरें लगातार आती रहती हैं। उच्चतम न्यायालय ने इसे एक बार कानूनी आतंकवाद कहा था, लेकिन इसके बावजूद इस मोर्चे पर कोई सुधार नहीं हो रहा है। एक महिला ने अपने पति से परिवार अदालत में तलाक के लिए लिया, लेकिन इसके 6 महीने बाद उसने दहेज निरोधी अधिनियम के तहत पूर्व पति और उसके घर वालों के खिलाफ मानसिक प्रताड़ना का केस दर्ज कर दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पति को चार्जशीट किया और इस पर उसने उच्च न्यायालय की शरण ली और अपने खिलाफ आपराधिक कार्रवाई समाप्त करने की मांग की। उच्च न्यायालय ने उसकी अपील निरस्त कर दी और इसके बाद उसने उच्चतम न्यायालय का रुख किया और उसके वकील ने उच्चतम न्यायालय में यह भी कहा कि महिला ने पहले भी जब घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अपील की थी तो अदालत ने इसे नहीं माना था। महिला ने भी इस मामले को नहीं बढ़ाया था। वकील ने यह तर्क भी दिया कि जब परिवार अदालत द्वारा शादी समाप्त की जा चुकी है तो इस तरह की शिकायत साफ तौर पर कानून का दुरुपयोग है। और उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेषाधिकारों का उपयोग करते हुए मामले को खारिज कर दिया है। उसने यह भी कहा है कि तलाक के बाद लोगों को उत्पीड़न से बचाना जरूरी है। इस मामले में पीड़ित व्यक्ति को 10 साल तक न्यायालय के चक्कर काटने पड़े। इन वर्षों में उसने और उसके परिवारों ने कितनी मुसीबतें झेली होंगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। सोचिए कि जिनके पास साधन संसाधन ना हो वे क्या करें। और आप देखिए, अदालतें दहेज प्रताड़ना और दुष्कर्म के झूठे मामलों में स्त्रियों को फटकार तो लगती रहती है, लेकिन कानूनों का दुरुपयोग इसलिए नहीं थम रहा है क्योंकि उन्हें झूठा मामला बनाने पर कोई सजा नहीं मिलती है। बदले की भावना, पति के परिवार वालों के साथ न रहना, जमीन जायदाद के मसले, कई बार पुरुष मित्र के साथ जाने की चाहत आदि को लेकर 498 ए का खूब दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे मामलों में आदमी की पहचान भी बार बार उजागर की जाती है। कई बार उसके फोटो भी छपते हैं, नौकरी चली जाती है, जेल भी जाना पड़ता है। कुछ के तो आप देखिए सारे पैसे और पूरी बचत तक आप देखेंगे कि क्या खर्च हो जाती है। यह अफसोस की बात है कि कानूनों ने पुरुषों और उनके परिवारों को ऐसे दानवों के रूप में बदल दिया कि जो किसी स्त्री के आरोप लगाते ही अपराधी मान लिए जाते हैं और आरोपित को अपराधी बनाने का चलन हमारे यहाँ बेहद आम है। मीडिया का एक हिस्सा इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेता है। आखिर यह कैसे मान लिया गया कि कानून का काम सिर्फ एक पक्ष को न्याय देना है। स्त्री या पुरुष जो भी अपराधी हो उसे सजा मिले, लेकिन किसी के आरोपित बनते ही उसे अपराधी सिद्ध कर देना कहाँ का न्याय है। और कायदे से जिस पर आरोप लगा है वह जब तक अपराधी साबित ना हो जाए तब तक उसकी पहचान उजागर ना की जाए। ऐसा करने से बहुत से निरपराधों को बचाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि हमारे नीति निर्माता इस बात को नहीं जानते, लेकिन नारी हित के नाम पर क्रूर कानून बदलने की कोई कोशिश नहीं की जाती। क्या इसलिए
कि उन्हें महिलाओं के वोट चाहिए या जरा सा भी परिवर्तन करेंगे तो महिला हितों के नाम पर दुकानदारी करने वाले शोर मचाएंगे। विकसित देश में शायद ही कहीं ऐसा कानून हो जहां एक पक्ष को सत्यवादी मान लिया जाए और दूसरे को बिना प्रमाण अपराधी। और आप देखते हैं कि आखिर पुरुषों के मानव अधिकारों के बारे में कब सोचा जाएगा, या पुरुष होने का मतलब मनुष्य होना नहीं है। हाल में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी दहेज निरोधी अधिनियम के दुरुपयोग पर चिंता जाहिर की है। उसने एक महिला में मामले में फैसला दिया कि बहुत बार महिलाएं पति के रिश्तेदारों तक को इस एक्ट में आरोपित बना देती हैं, जबकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं होगा और वे अलग ही रहते हैं, और जो घटनाएं हुई ही नहीं होती उनका उल्लेख किया जाता है, जिसमें 498 का केस बनाया जा सके। उक्त मामले में पति के 8 रिश्तेदारों को आरोपित बनाया गया था। न्यायालय ने पति और उसकी मां के खिलाफ मामले को जारी रखा, मगर रिश्तेदारों के खिलाफ मामले को खारिज कर दिया। और बीते कुछ समय में तो ऐसे मामले भी विकास में आए हैं कि पति के परिवार से भारी भरकम रकम लेकर मामले को खत्म किया गया। और अब जिनके पास पैसे हैं वो तो ऐसे समझौते कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वे क्या करें, कहाँ जाएं? आखिर उच्चतम न्यायालय तक कितने लोग पहुंच सकते हैं? निसंदेह महिलाएं और उनके परिवार दहेज से परेशान रहते हैं। जिन महिलाओं को दहेज के चलते तंग किया जाए, कानून उनकी मदद करे, और लेकिन इसके साथ ही निरपराधियों को फंसाने की कोशिश पर रोक लगाई जाए। हरियाणा के एक परिचित ने बताया कि वहां ऐसे गिरोह बन गए हैं जो महिला कानून की आड़ में ब्लैकमेल करके वसूली करते हैं। सरकारों और महिलाओं के लिए काम करने वाले लोगों को इस ओर जरूर सोचना चाहिए। कानून का दुरुपयोग उनकी विश्वसनीयता कम करता है। वक्त की मांग है कि महिला कानूनों को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए। कानून किसी एक पक्ष को डराने के लिए नहीं, सभी पक्षों को न्याय देने के लिए होते हैं। राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए कि उनके वोटर पुरुष भी हैं। कहीं यह तो नहीं मान लिया गया कि आखिर वे कहाँ जाएंगे, कहाँ इसे या उसे वोट तो देंगे ही। आखिर नेता पुरुषों को न्याय दिलाने के लिए क्यों कुछ करना नहीं चाहते? राजनीतिक विमर्श में उनसे जुड़े मुद्दों को भी शामिल किया जाना चाहिए। लेखिका हैं, साहित्यकार हैं, इनका नाम है क्षमा शर्मा। इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। और इस तरह के देखिए कानून अच्छे काम के लिए आए हुए हैं कि कोई महिला प्रताड़ित है, अगर कोई आप देखिए परेशान है तो उसकी मदद की जा सके, उसके साथ न्याय हो। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं इसका दुरुपयोग भी कर रही हैं। एक मामला आपने देखा होगा, काफी चर्चा में रहा, कि एक झूठे मुकदमे में बलात्कार में एक को फंसा दिया जाता है, वो 20 साल सजा काट के आता है। वो आप देखते हैं कि अंत में अदालत फैसला करती है कि आपने कोई दुष्कर्म नहीं किया, आप दोषी नहीं है, और आप सोचिए 20 साल उसकी जिंदगी के जा चुके हैं। तो ये भी, और आप देखें बहुत सारे लोग कहते रहते हैं ना कि पुरुष आयोग भी होना चाहिए महिलाओं की तरह, महिला आयोग की तरह। अब अपने अपने देखिए तर्क हैं इस पर। बहुत सारे लोग इसके पक्ष में बोलते हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे अरे ऐसा नहीं है। योग्यता और सम्मान, आप लोगों को देखें न्यूट्रल रह के बात करनी चाहिए, ठीक है? आप लोग पढ़े लिखे हैं। सम्मान प्राप्त करने की अभिलाषा प्रत्येक मनुष्य की होती है। विज्ञानियों के अनुसार जब किसी व्यक्ति को सम्मान प्राप्त होता है तो उसे प्रसन्नता एवं संतुष्टि की अनुभूति होती है, जिसका सकारात्मक असर उसके भविष्य, उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसके विपरीत जब व्यक्ति को अपमानित किया जाता है तब उसके भीतर हीन भावना उत्पन्न होती है, वह स्वयं को तुच्छ समझने लगता है। ऐसे व्यक्ति अपने मन की शांति व उत्साह को पूर्णता खो देता है, और अपने अनादर की वजह से जो गहरी चोट उसके दिल पर लगती है, उससे वह असंतोष, घृणा, शत्रुता और प्रतिशोध की नकारात्मक भावना से भर जाता है। और संसार को व्यवस्थित रखने के लिए प्रकृति ने विनिमय की व्यवस्था बनाई है। इसके अनुसार यदि आप कुछ देते हैं तभी कुछ प्राप्त कर पाते हैं। मूल्य चुकाए बिना इस संसार में किसी को भी कुछ नहीं मिलता। इस नियम के हिसाब से सीधा उपाय तो यही है कि जो वस्तु हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हमें वैसी योग्यता भी प्राप्त करनी चाहिए। योग्यता अपने आप ही हमें अभिष्ट तक पहुंचा देती है। ऐसे में यदि कोई मनुष्य सम्मान और प्रशंसा का आकांक्षी हो तो उसके लिए उसे उसी अनुरूप अहता भी अर्जित करनी होगी। कोई धूर्त व्यक्ति अपनी चालाकियों से अस्थायी रूप से सम्मान प्राप्त कर ले तो भी उसे उससे स्थायी संतुष्टि नहीं मिलेगी। उल्टे जब उसकी वास्तविकता उजागर होगी तो वह उपहास का पात्र बनेगा। याद रहे कागज की नाव बहुत ज्यादा समय तक नहीं तैर सकती, अंततः डूब जाती है। इसलिए कपट से कुछ प्राप्त करने की बजाय योग्यता और गुणवान बनने पर अपना समय एवं शक्तियां केंद्रित करें तो स्वाभाविक रूप से स्थायी सम्मान के पात्र बनेंगे। लोग गुणों की पूजा करते हैं, व्यक्ति की नहीं। वास्तविकता को सराहते हैं, कृत्रिमता को नहीं। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। ईवीएम पर भरोसा। अब आप देखिए, यह अच्छा हुआ कि बेतुकी दलीलों और कुछ फर्जी खबरों के सहारे ईवीएम का बटन दबाते समय दिखने वाली पर्ची यानी कि वीवीपैट के 100% मिलान की मांग वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
और देखिए आप लोगों को बता दूं कि जब देखिए बैलेट पेपर पर होते थे, तब भी तो उस समय भी धांधली के आरोप लगते थे, बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगते थे, जबरदस्ती वोट डालने के आरोप लगते थे। तो हर समय ये सवाल उठते रहेंगे। और आपने देखा होगा, ऐसा नहीं है, हर कोई इसका विरोध करता है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो आप देखिए उसने देश भर में यात्राएं निकाली थी बीजेपी के नेताओं ने ईवीएम के खिलाफ। अब आप देखिए जहां ये लोग जीतते हैं विपक्ष के, वहां वो सवाल नहीं उठाते हैं, जहां हार जाते हैं वहां सवाल उठाने लगते हैं। और चुनाव आयोग कई बार इन्हें चुनौती दे चुका है कि आइए सब लोग सिद्ध करिए कि इस ईवीएम में हैक हो रहा है। हम लोग नहीं जानते, तो वहां जाना चाहिए ना। अगर जानते हैं अगर कुछ होता है तो चुनाव आयोग के सामने मुझे लगता है कि सबको जाना चाहिए। और ईवीएम से प्राप्त नतीजों का सभी वीवीपैट से मिलान करने की मांग एक तरह से पिछले दरवाजे से मतपत्र से चुनाव कराने की पैरवी ही थी। यह पैरवी इससे भली तरह अवगत होने के बाद भी की जा रही थी कि मतपत्रों से चुनाव के समय किस तरह धांधली होती थी। मत पेटियों लूटने के साथ नतीजे आने में समय लगता था और आप देखते हैं कि वोट मत रद्द कर दिए जाते थे। इसका एक उदाहरण अभी दिखा देता हूं, बता देता हूं आपको। चंडीगढ़ का मेयर चुनाव आपने देखा है किस तरह से। आप देखते हैं कि उन्होंने अधिकारी ने उन्हें रद्द कर दिया, वोटर को। आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार हार गया, वो कोर्ट चला गया, कोर्ट ने वो फैसला दिया, तब आप देखते हैं कि वहां न्याय हुआ। और आप देखते हैं कि और मतपेटियां लूटने के नतीजे आने में समय लगता था। बंगाल में तो पंचायत चुनाव में अभी भी मतपेटियां लूटने का काम होता है। ईवीएम के खिलाफ पहले भी सवाल उठते रहे हैं और उनका समाधान भी किया गया। पहले वोटर को यह नहीं दिखता था कि उनका वोट वांछित प्रत्याशी को गया है या नहीं। यह दिखाने के लिए वीवीपैट की व्यवस्था की गई। जो पर्ची दिखती है ना 7 सेकंड के लिए, उसी मशीन को आप लोग वीवीपैट कहते हैं। फिर प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के हर विधानसभा के एक बूथ की ईवीएम से मिले नतीजों का मिलान वीवीपैट से किया जाने लगा। इसके बाद यह मिलान 5 बूथों पर होने लगा। इसके बाद भी कुछ लोग संतुष्ट होने को तैयार नहीं है। इसमें याचिकाबाज वकीलों के साथ कुछ राजनीतिक दल भी हैं। इनमें वे दल भी हैं जो ईवीएम से हुए चुनाव में जीत हासिल कर सत्ता तक पहुंचे हैं। ईवीएम की विश्वसनीयता उपयोगिता प्रमाणित हो चुकी है, लेकिन कुछ लोग और साथ ही राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठन उस पर बेवजह सवाल उठाने से बाज नहीं आ रहे। वे रह रहकर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। उच्चतर न्यायपालिका को ऐसे तत्वों को हतोत्साहित करना चाहिए, अन्यथा वे कोई ना कोई बहाना और लेकर ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोलते ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा करने को अपना धंधा मान लिया है। और ऐसे तत्व विदेशी मीडिया के एक हिस्से को भी खाद पानी देने का काम करते हैं, जिससे ना तो भारत की प्रगति रास आ रही है और ना ही ईवीएम की सफलता पच रही है। क्या यह हास्यास्पद नहीं है कि ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे वकील प्रशांत भूषण ने यह दलील दी कि वह यह दावा तो नहीं करते हैं कि इस मशीन से छेड़छाड़ हो रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है। ईवीएम विरोधी यह भी दलील दे रहे हैं कि मतदान की गोपनीयता भंग होने की चिंता नहीं की जानी चाहिए। यदि ईवीएम विरोधियों की यह मांग मान ली जाती है तो सभी वीवीपैट की गिनती की जाए तो इसमें नतीजे मिलने में कम से कम 12 से 15 दिन का समय तो लगता है। खर्च भी बहुत बढ़ जाता है। यह ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर भरोसा जताया और सभी याचिकाएं खारिज कर दी, लेकिन बेहतर होता कि वह इस मशीन को बदनाम करने के अभियान पर लगाम भी लगाते। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपना पॉइंट व्यू जरूर दीजिए, ठीक है। नदियों का प्रदूषण। यमुना में प्रदूषण के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा नगर निगम को जिम्मेदार मानते हुए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी की बात हो रही है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। एनजीटी ने उस पर एक बार फिर बड़ा जुर्माना लगाकर यह संदेश दिया कि नदियों के प्रदूषण के प्रति गंभीरता बरती जानी चाहिए। एनजीटी ने माना कि केवल आगरा नगर निगम ही नहीं, मथुरा वृंदावन नगर निगम ने भी इस मामले में उदासीनता और लापरवाही बरती है, इसलिए क्रमशः 58.39 करोड़ और 7.20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह चिंता की बात है कि एनजीटी पूर्व में भी कई नगर निगमों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर चुका है, फिर भी अपेक्षित सुधार होता नजर नहीं आता। यह प्रवृत्ति बन गई है कि कोई विवाद न्यायाधिकरण या कोर्ट में पहुंचने पर अधिकारी समस्या समाधान का हलफनामा दे आते हैं और फिर चुप बैठ जाते हैं। बात यमुना की करें तो आगरा में 61 नालों से आशोधित पानी यमुना में पहुंच रहा था। अधिकारी ने तो उन्हें टैप कर पा रहे थे और न ही ऐसा पानी एसटीपी तक पहुंचा पा रहे थे। और नदियों के साथ हमारे जीवन का सामाजिक ही नहीं, धार्मिक और आध्यात्मिक संबंध भी है और इन्हें पूर्णतः प्रदूषण मुक्त किया जाना चाहिए। बात केवल यमुना की ही नहीं है, गंगा व अन्य नदियों में भी प्रदूषण का पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, जो जलीय जीव जंतुओं के लिए खतरा है। मानव समाज को भी इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे। नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई गई, लेकिन धरातल पर उनके सार्थक परिणाम सामने नहीं आ पा रहे हैं। आगरा के अधिकारियों ने तो 43
स्थानों से कानून नमूने लेकर यमुना के जल को बैक्टीरिया रहित दर्शा दिया था। अधिकरण व अदालतों को गुमराह करने की प्रवृत्ति गलत है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मेधा पर हावी कलुषित मानसिकता, ये आप देखिए हाल ही में आप देखिए यूपी ने 10वीं की परीक्षा के परिणाम जारी की। सीतापुर की एक होनहार बेटी प्राची ने पूरे देश में टॉप किया, लेकिन हमारे समाज के कुछ लोगों का निष्कर्ष सोच का स्तर देखिए। प्राची के अच्छे स्कोर, उसकी पढ़ाई के प्रति लगन की सराहना करने की बजाय उसके चेहरे पर दिख रहे बालों का मजाक बनाया गया। ये आप लोगों ने वीडियो और पिक्चर्स का भी वायरल देख रहे होंगे आप लोग। यानी कि आज सोचिए, अगर मुझे लगता है कि अगर सुंदरता से अगर सब कुछ होने लगा तो सनी लियोनी को आईएएस बना देना चाहिए। जैकलीन को मुझे लगता है कि विदेश सेवा में भेज देना चाहिए। सबको ही ऐसा बना देना चाहिए। अगर आप सोचिए कि कोई योग्यता परीक्षा की बातें ना हो, सुंदरता से ही सब कुछ तय कर दिया जाए तो गजब यार। और इंटरनेट मीडिया पर तरह तरह के मीम्स बनाए गए। जिस कार्य के लिए समाज को उसकी सराहना करनी चाहिए वह उसके चेहरे पर दिख रहे बालों पर कटाक्ष कर रहा है। क्या आज चेहरे की खूबसूरती ही मायने रखती है? पढ़ाई का खूबसूरती के आगे कोई महत्व नहीं है। प्राची ने 98.5% स्कोर के साथ 650 में से 591 अंक प्राप्त किए हैं। जाहिर है कि इसके लिए प्राची ने कड़ी मेहनत की है, लेकिन कुछ विकृत मानसिकता वाले ने उनके चेहरे का मजाक बनाया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या चेहरे की सुंदरता शिक्षा से भी बड़ी हो गई है? और वस्तुतः हमारे समाज की यही परेशानी है। कोई भी किसी की उपलब्धि की सराहना करे या न करे, निंदा करने में कोई पीछे नहीं रहता है। सदियों से महिलाओं को उनके रंग रूप चाल ढाल को लेकर जज किया जाता है। महिलाओं को कुछ लोग केवल उपभोग की वस्तु के रूप में देखते हैं। महिला यदि खूबसूरत नहीं है तो कुछ लोग उसे सम्मान की नजरों से नहीं देखते हैं, जबकि सुंदरता अंगों के माप, उसके रंग या उसके भौतिक स्वरूप से नहीं होती है। ऐसे में स्त्री को स्वयं को इस मापदंड से मुक्त करना होगा। और वैसे यदि प्राची की जगह कोई लड़का टॉप करता तो उसके रंग रूप या चेहरे को लेकर कोई चर्चा नहीं करता, क्योंकि समाज में स्त्री पुरुष में इस तरह का भेदभाव किया जाता है। सुंदर होना नहीं होना यह किसी लड़की के हाथ में नहीं होता है। बावजूद इसके लिए एक लड़की को लेकर हमारा समाज संवेदनहीन हो चला है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब किसी स्त्री को उसके रंग रूप या फिर किसी अन्य कारण से उसको मजाक उड़ाया गया। और यहाँ तक कि हमारे देश के राष्ट्रपति को भी उनके रंग को लेकर मजाक बनाया गया। और कुछ साल पहले बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रूप रंग को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने उनके लुक्स को लेकर अपमानजनक बातें कही थी। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा था कि हम राष्ट्रपति के पद का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रपति कैसी दिखती हैं। सोचिए, जब देश के राष्ट्रपति जैसे सम्मानित पद पर बैठी महिला तक को नहीं छोड़ा गया तो फिर एक आम महिला को किस तरह अपमानित किया जाता है। महिला कोई वस्तु नहीं है, उसका अपमान एक वजूद है, उसे समाज में सम्मान मिलना चाहिए। अब आप देखिए, जो इस तरह के टिप्पणीकार होते हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं। अब इन नेता का नाम कोई जानता होगा? कोई नहीं जानता है। हमारी राष्ट्रपति साहिबा का नाम हमेशा जानते रहेंगे लोग। जब तक देश रहेगा, जब तक इतिहास रहेगा, जब तक इंसान रहेगा, उन्हें हमेशा याद रखेंगे। यहाँ भी टिप्पणियां कुछ पढ़ सकते हैं, और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म ना, तो वहां जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। अब सिविल सेवा परीक्षा में सामरिक सुधार, ये आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी रिजल्ट आता है इस तरह की बातें खूब होने लगती हैं सुधार की। तो सिविल सेवा परीक्षा में इंजीनियरिंग छात्रों के बढ़ते दबदबे का सबसे पहला और प्रमुख कारण CSAT सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि CSAT को माना जा रहा है। इसे यूपीएससी ने वर्ष 2011 में लागू किया था। इस कारण से इंजीनियरिंग के छात्रों का इस तरह रुझान तेजी से बढ़ा है। सिविल सेवा परीक्षा में जब से CSAT की शुरुआत की गई तब से लेकर यह चर्चा बना है। पिछले साल CSAT के कठिन स्तर को यूपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में चुनौती भी दी गई थी। याचिका के हवाले से अभ्यर्थियों ने कहा था कि यूपीएससी का CSAT पेपर न केवल पाठ्यक्रम से इतर है था, बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का मानना था कि पिछले बार की परीक्षा में पूछे गए सवालों का स्तर काफी ऊंचा भी था। और आप देखिए, प्रशासनिक सेवाओं में महिलाओं लगभग 2 दशक पहले तक यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा का चयन सूची में महिलाओं की भागीदारी महज 20% थी। 2019 में आप देखते हैं कि ये 29% तक पहुंची। धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी हो रही है। वैसे सिविल सेवा में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत ने लंबा समय तय किया है। वर्ष 1951 में भारत में महिलाओं को भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा समेत किसी भी तरह की नागरिक सेवा में पात्र घोषित किया गया था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1951 से 2020 के बीच प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश करने वाले कुल 11,569 आईएएस अधिकारियों में से महिलाओं की संख्या 1,527 रही है। किसी और राज्य स्तर पर विभिन्न लोक सेवा नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी इतनी कम है।
और महिला उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क आवेदन की सुविधा भी प्रदान की गई है। पिछले कुछ वर्षों में यह देखने में आया कि सिविल सेवा अब महिलाओं के लिए एक लोकप्रिय करियर का विकल्प बनकर उभर रहा है। यह कहने की जरूरत नहीं कि यूपीएससी में कोई पक्षपात नहीं होता है, लेकिन हमने समय समय पर देखा कि पुरुषों की तुलना में कम महिलाएं सिविल सेवा की सेवाओं का विकल्प चुनती हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। परीक्षा में शामिल होने वाले प्रत्येक 10 पुरुष में से केवल 3 महिलाएं होती हैं। अगर सिविल सेवा को जनसंख्या के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करना है, तो आप देखिए जिनमें से आधी महिलाएं हैं, तो सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व भी नौकरशाही के सभी स्तरों पर बढ़ना चाहिए। और जो उच्चतम स्तर से शुरू होता है, जाति और लैंगिक असमानताएं जिन्हें सुधार या नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है, लेकिन उचित समझ की कमी के कारण अक्सर अनदेखी की जाती है। प्रशासन में महिलाओं की कम भागीदारी का कारण महिलाओं की ऐतिहासिक रूप से शिक्षा तक सीमित पहुंच होना भी है, और जिससे प्रशासन में भागीदारी की उनकी क्षमता को बाधित किया है। यद्यपि हाल के वर्षों में परिदृश्य में कुछ सुधार भी आया है। आगे की राह की बात करें तो प्रशासनिक सुधार की जरूरत लंबे समय से रेखांकित की जाती रही है। इसके लिए गठित समितियों और आयोग अनेक अवसरों पर अपने सुझाव पेश कर चुके हैं। उनमें से कुछ तो को लागू भी किया गया, पर प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों से जैसी दक्षता, कर्तव्यनिष्ठा और जवाबदेही की अपेक्षा की जाती है, वह पूरी नहीं हो पाई। अधिकारियों कर्मचारियों में जब तक इन गुणों का अभाव बना रहेगा, सरकारी योजनाओं कार्यक्रमों में ना तो अपेक्षित गति आ पाएगी और ना ही आम नागरिकों को उनके बुनियादी हक दिलाए जा सकेंगे। अगर भारतीय मानकों के हिसाब से देखें तो हमारे अधिकारी को बहुत अच्छा वेतन दिया जाता है। वेतन आयोग की संस्तुतियों में हर बार केंद्रीय अधिकारियों के लिए वेतन वृद्धि एवं अतिरिक्त सुविधाओं का तोहफा होता है। पेंशन की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन के बाद उनकी आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। इसके बावजूद केवल 10% अधिकारी ऐसे हैं जो अपने कार्यबल में पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, साथ ही प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखते हैं। प्रधानमंत्री यह कदम इस बात की ओर संकेत करता है कि इन 10% के अलावा बचे 90% अधिकारियों को भी उत्तरदायित्व बनाने की आवश्यकता है। प्रशासनिक सुधार की तो उभरती प्रौद्योगिकी के बदले स्वरूप और अर्थव्यवस्था की बढ़ती जटिलताओं के बीच लोगों की लोकतंत्र के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है। ऐसे में आमजन इन अपेक्षाओं को पूरा करने में लोक सेवकों की भूमिका से कतई इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में जरूरत है कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुतियों को पूरी तरह से लागू किया जाए। और याद रहे कि प्रशासनिक सुधार के मद्देनजर सरकार ने साल 2005 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया था, जिसने साल 2009 में शासन के तमाम पहलुओं से जुड़ी लगभग 15 रिपोर्टें सरकार को सौंपी थी। इन रिपोर्ट में आयोग द्वारा 1514 सिफारिशें की गई थी, और जिनमें से 1183 संस्तुतियों को केंद्र सरकार ने स्वीकार भी कर लिया था। और उसके बाद स्वीकृत संस्तुतियों के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को बाकायदा निर्देश भी भेजा गया था, और इसमें इन संस्तुतियों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक संस्थागत तंत्र बनाने की बात कही गई थी। समय की मांग को देखते हुए तर्कसंगतता और सेवाओं में सामंजस्य के जरिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर मौजूदा 60 से अधिक अलग सेवाओं को कम किया जाए। कम उम्र के सिविल सेवकों के मन मस्तिष्क में ईमानदारी, तटस्थता, निष्पक्षता जैसे मूल आसानी से बैठाए जा सकते हैं। इसलिए सिविल सेवाओं के लिए अधिकतम आयु को कम किया जाए, ताकि शासन में भ्रष्टाचार और पक्षपात जैसी समस्याओं से निपटा जा सके। मोटे तौर पर आप देखिए, भर्ती, प्रशिक्षण, मूल्यांकन, गवर्नेंस, इन सभी स्तरों पर बारीकी से सुधार करके लोक सेवकों की भूमिका को बेहतर बनाया जा सकता है। किसके द्वारा लिखा गया है आर्टिकल? ये कैलाश विश्नोई उच्च शिक्षा मामलों के जानकार हैं ये। और देखिए, मैं तो कहता हूं कि हर क्षेत्र में महिलाओं को उनके हिसाब से आधी आबादी अगर महिलाओं की, तो मैं कहता हूं राजनीति में भी उन्हें आधा हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की क्या समस्या है, उनका समाधान किस तरह से हो सकता है, ये महिलाएं बेहतर समझती हैं। अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा का हो गठन। पिछले कई दशकों का अनुभव बताता है कि स्वास्थ्य क्षेत्र की केंद्र पोषित और सहायता योजनाओं के अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही, 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। WHO की तमाम महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों के अपेक्षित परिणाम भारत में सामने नहीं आ सके। आज अरबों रुपए का बजट राज्यों को जारी किया जाता है, परंतु चिकित्सा और स्वास्थ्य की दिशा में नतीजे उत्साहवर्धक नहीं है। NRHM जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं में तमाम विसंगतियां देखने को मिली हैं, और जिससे इन कार्यक्रमों के पीछे मंशा पूरी नहीं हो सकी। यह स्थिति देखते हुए भारतीय चिकित्सा सेवा का सृजन करना एक बेहतर कदम होगा। मेडिकल कम्युनिटी भी कई कारणों से भारतीय चिकित्सा सेवा के गठन के पक्ष में है। पहला कारण तो यह है कि यदि चिकित्सा सेवाओं
के अधिकारियों को आईएएस की तरह सुविधाएं मिलने लगे तो स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिकारी बनने के लिए युवा आकर्षित होंगे। भारत में 1700 लोगों पर एक डॉक्टर है, जबकि 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। इसके अलावा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को भी बेहतर तरीके से लागू किया जाना इस सेवा को शुरू किए जाने की प्रमुख दलीलों में से एक है। और दूसरी बात, वर्तमान में संयुक्त मेडिकल परीक्षा के जरिए जिन चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है उन्हें चिकित्सा का तो ज्ञान होता है, लेकिन उनमें प्रशासनिक क्षमता की कमी होती है। व्यापक अनुभव रखने वाले चिकित्सक भी भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में व्याप्त चुनौतियों का समाधान करने में असमर्थ हैं, जिससे हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की गुणवत्ता में गिरावट आई है। ऐसे में अलग कैडर गठित करके यदि चिकित्सा अधिकारियों को भी आईएएस या आईपीएस की तरफ पर नियुक्ति के बाद उन्हें 2 वर्ष के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए और तत्पश्चात उन्हें सेवा देने का अवसर दिया जाना चाहिए, ताकि प्रशासनिक गुणों को विकसित करने में भी मदद मिल सके। आज हमें स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐसे अधिकारियों की पूल तैयार करने की तत्काल आवश्यकता है जो जिला स्तर पर जिला चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में कार्य कर सकें। जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा से आए हुए अधिकारी जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को और आईपीएस अधिकारी जिले में पुलिस महकमे को देखते हैं। भविष्य में आप देखते हैं कि यदि चिकित्सा पदाधिकारी जिला स्तर पर कुछ साल का अनुभव अर्जित करने के बाद विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के परियोजना अधिकारी और केंद्रीय एवं राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिवों के विभिन्न रैंकों और अन्य संबंधित पदों तक की प्रशासनिक जिम्मेदारियों को बाखूबी निभा सके। ऐसे में कहा जा सकता है कि इंडियन मेडिकल सर्विस यानी कि आईएमएस चिकित्सा पेशेवरों को नीति बनाने का एक हिस्सा बनने और प्रशासन में सक्रिय नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर प्रदान कर सकता है, जिससे हमारी स्वास्थ्य प्रणाली स्थिर में सुधार होगा। और ऐसा संभव होगा तो गुणवत्ता से परिपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के कुशल कार्यान्वयन में से गरीबों को बहुत लाभ मिलेगा। उनका स्वास्थ्य खर्च कम होने से उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। साथ ही स्वास्थ्य कैडर के निर्माण से उन नौकरशाहों को मुक्त किया जा सकेगा जिनका महत्व अन्य विभागों में अधिक है। संक्षेप में कहें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य कैडर के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के मानकीकरण, वित्तीय प्रबंधन, स्वास्थ्य सामग्री प्रबंधन, तकनीकी विशेषज्ञता एवं आवश्यक सामाजिक निर्धारकों की प्राप्ति में मदद मिलेगी। अच्छा आर्टिकल लिखा गया है। इस तरह के आर्टिकल होना चाहिए आप लोगों को पढ़ने के लिए। नेतागिरी का ट्रायल तंज कसा जा रहा है, राजनीति की बातें हो रही हैं। हीट वेव का बढ़ता खतरा, तो इसे भी देख लीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र की जलवायु समिति के अनुसार यदि पृथ्वी के ताप को 1.5 डिग्री सेल्सियस से आगे नहीं बढ़ने देना तो 2030 तक हर हाल में कार्बन उत्सर्जन को 43% तक घटाना होगा। बातें हो ही रही हैं, बस इसे आगे नहीं इस पर कोई कार्रवाई हो रही। तो यह सर्वविदित है कि हमारी पृथ्वी दिन प्रतिदिन वैश्विक तापन की गिरफ्त में जकड़ती जा रही है। जलवायु एवं पर्यावरण को लेकर रोज नई नई रिपोर्टें, चेतावनी जारी होती हैं, लेकिन समस्या समाधान की ओर एक कदम भी बढ़ाती नजर नहीं आ रही है। और हाल ही में यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के जलवायु विज्ञानी के द्वारा एक शोध किया गया। यह शोध पिछले 40 वर्षों से भी अधिक समय के डाटा को एकत्रित करके उसके विश्लेषण पर आधारित है। शोध का निष्कर्ष है कि पृथ्वी दिन ब दिन गर्म हो रही है। गर्मी के दिनों में चलने वाली हीट वेव अपेक्षाकृत अधिक धीमी गति से एवं लंबे समय तक मौजूद रहने लगी है। यह जलवायु परिवर्तन का ही दुष्परिणाम है कि गर्मी को तो जो तीव्रता मई जून में हुआ करती थी आज मार्च में ही आरंभ हो जाती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी की गई वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट में वर्ष 2023 को पिछले 10 वर्षों के दौरान सर्वाधिक गर्म वर्ष के रूप में बताया गया है। यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जिस गति से पांव पसार रही है, प्रत्येक अगला वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में कहीं अधिक गर्म दर्ज किया जाएगा। और यह जलवायु परिवर्तन का ही दुष्प्रभाव है कि आज मानसून समय से नहीं आ पाता और इस कारण हमें एक लंबे समय तक हीट वेव से झुलसना पड़ता है। एक अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 से 2049 के मध्य लू एवं उससे जनित घटनाओं में 5 गुना की वृद्धि होने की आशंका है। वैश्विक तापन एवं हीट वेव के कारण समुद्र के जलस्तर तेजी से बढ़ रहे हैं, जो तटीय इलाकों के लिए एक बड़ा खतरा है। ग्लोबल वार्मिंग थमने का नाम नहीं ले रही है और ना ही लेगी, क्योंकि प्रतिदिन असीमित मात्रा में जीवाश्म ईंधन का जल रहा है और असीमित रूप से औद्योगिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है और एक सीमा से अधिक वनों का कटान भी जारी है। ये गतिविधियां वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड धरती के ताप को बढ़ाती हैं और नतीजा यह होता है कि गर्म हवाएं हर साल न जाने कितनी जिंदगियों को ली जाती है। विकास के नाम पर
आज द्रुत गति से शहरीकरण हो रहा है, इतनी बड़ी संख्या में आबादी शहरों की ओर पलायन कर रही है। अब शहरों में भी रहने के लिए जगह नहीं बची है, लिहाजा शहरों से बाहर खेती योग्य भूमि वनों को आवासीय कॉलोनी में परिवर्तित किया जा रहा है। बड़ी संख्या में वृक्षों के कटान से पारिस्थितिकीय असंतुलन उत्पन्न हो रहा है और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी द्वारा उत्सर्जन होने वाले विकिरण पृथ्वी से बाहर नहीं जा पाते हैं, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की परत से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी की ओर लौट आते हैं। लिहाजा पृथ्वी का औसत तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तापमान में होने वाली यह निरंतर वृद्धि हीट वेव को जन्म देती है। हीट वेव शरीर के लिए बेहद घातक होती है। हीट स्ट्रोक से शरीर के तापमान में वृद्धि होती है, शरीर में ऐंठन होना, बुखार, उल्टी, थकान, चक्कर आना आदि दिक्कतें होने लगती हैं। यदि स्ट्रोक अधिक जोरदार है तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। एक अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सदी के अंत तक 1.15 करोड़ लोग गर्मी के कारण मौत के मुंह में समा जाएंगे। और ऐसा कहा गया है कि अमेरिका व यूरोप में स्थापित तेल कंपनियों से अत्यधिक मात्रा में कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। इसके द्वारा उत्पादित जीवाश्म ईंधन 2050 तक वायुमंडल में 51 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का कारण बनेगा। जर्नल अर्थ सिस्टम साइंस डाटा में विकासित एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 36.8 अरब मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ है। एक खास बात यह है कि वैश्विक तापन के लिए तेल, गैस, कोयला, सीमेंट से जुड़ी 57 कंपनियों का 80% योगदान है। इन कंपनियों में जो शीर्ष पर है उनका तीसरा नाम भारत की कंपनी कोल इंडिया का है। 2016 से 2022 के तक के आंकड़ों कहते हैं कि एशिया के देशों में ग्रीन हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन हेतु सर्वाधिक योगदान कंपनियों का है। इस अवधि में चीन के कोयले की कुल कार्बन उत्सर्जन में हिस्सेदारी 1/4 से अधिक है। इतना निश्चित है कि यदि स्थितियां इसी तरह बिगड़ती रहीं तो भविष्य में हीट वेव के एक बेहद गंभीर मसले के रूप में सामने खड़ा होगा। इस समस्या की वो व्यक्ति से लेकर विश्व स्तर पर प्रत्येक दशा में गंभीरतापूर्वक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अब आप देखिए, आप लोग कहते हैं ना कि इन आर्टिकल्स का कैसे उपयोग कर सकते हैं, कहाँ उपयोग कर सकते हैं, तो आप लोग इस तरह से उपयोग कर सकते हैं कि जहां आप लोग निबंध लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो ये आंकड़े दे सकते हैं, ये बता सकते हैं, आप समझ रहे हैं। तो इस तरह से तो ये आपके दैनिक जागरण के संपादकीय जो आर्टिकल हैं, एडिटोरियल हैं। एक मुझे लगता है कि जो जनसत्ता का है इसे भी देख लीजिए, अच्छा लिखा जाता है। और भी आप लोगों का कोई सुझाव हो, इसमें और कुछ बढ़ाना घटाना हो तो आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि किसी ने कहा था कि जनसत्ता के संपादकीय पार्ट को भी ले लिया करिएगा, जो अच्छा आर्टिकल लगेगा। तो विकसित देश बनने की चुनौती, तो आप देखिए इन दिनों पूरी दुनिया में की निगाहें भारत के 2047 तक विकसित देश बनने के संकल्प पर लगी हुई हैं। दरअसल आने वाले 23 वर्षों में भारत को विकसित देश बनाना एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है। इस समय दुनिया में 40 देश विकसित हैं, जिनकी प्रमुख रूप से औद्योगिक रूप से विकसित यूरोपीय देश हैं। भारत में अभी विकासशील देश है। इसे विकसित देश बनाने के लिए लगातार 8 से 9% वार्षिक विकास दर प्राप्त करना जरूरी है। देश की मौजूदा प्रति व्यक्ति आय जो करीब $2600 है, उसे करीब $12000 तक पहुंचाने, मजबूत आर्थिक सुधारों, कृषि एवं श्रम सुधारों, अधिक पूंजीगत व्यय, अधिक बुनियादी ढांचा परियोजना और राजकोषीय आदर्श, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय विकास के मूल्य, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में अधिक गुणवत्तापूर्ण विकास, गरीबी और भ्रष्टाचार उन्मूलन की राह पर राजनीतिक रूप से तेजी से आगे बढ़ना प्रमुख चुनौती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के विकसित राष्ट्र बनने की संभावनाओं से के कई आधार हैं। भारत दुनिया में वैश्विक मंदी की चुनौतियों के बीच आर्थिक विकास की डगर पर लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। 10 अप्रैल को एशियाई विकास बैंक एडीबी ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का वृद्धि दर अनुमान बढ़ाकर 7% कर दिया है। उससे पहले 6.7% वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। और उसने कहा कि सार्वजनिक और निजी निवेश के बेहतर परिदृश्य और सेवा क्षेत्र की मजबूत स्थिति को देखते हुए जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया गया है। भारत में बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्र और राज्य सरकारों की पूंजीगत निवेश और निजी कंपनियों के निवेश बढ़ने, सेवा क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन तथा उपभोक्ता के आत्मविश्वास में सुधार की बदौलत वित्त वर्ष 2024-25 में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। और आप देखिए, वस्तुओं के निर्यात में सुधार और विनिर्माण तथा कृषि उत्पादन बढ़ने से वित्त वर्ष 2025-26 में वृद्धि दर बढ़ेगी। एडीबी का संशोधित अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए लगाए गए 7% वृद्धि के अनुमान के अनुरूप है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने कहा कि इस वर्ष 2024 में दक्षिण पश्चिम मानसून के अच्छा रहने की उम्मीद है, जिससे कृषि गतिविधियों में तेजी आएगी। इसके साथ ही शहरों में मांग बनी रहने और ग्रामीण बाजारों में मांग बढ़ने की निजी खपत में भी तेजी आएगी। तमाम बाजार संकेतक सकारात्मक दिखाई दे रहे हैं और इससे विकसित भारत की डगर आगे बढ़ेगी। दुनिया की प्रमुख वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने कहा कि विनिर्माण, निवेश और निर्यात के मद्देनजर भारत में स्थितियां
उपयुक्त हैं। भारत में कई अहम आर्थिक सुधार हुए हैं, उनका सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। वैश्विक स्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट के रुझान के बीच भारत दुनिया के सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले प्रमुख देशों में शामिल है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी तेजी से बढ़ी है। भारत ने एक उत्पाद राष्ट्र के रूप में आधार तैयार किया है। और आप देखेंगे भारत अर्थव्यवस्था के बाहरी झटकों से उबरने की क्षमता देश के टिकाऊ विकास की बुनियाद बन गई है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस समय भारत के पास टिकाऊ विकास के अभूतपूर्व अवसर हैं। वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक मंचों पर भारत विशेष अहमियत दी जा रही है और भारत वैश्विक मंच पर बड़ी भूमिका के लिए तैयार है। तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार के कारण भारत में मुक्त व्यापार समझौता एफटीए बढ़ रहा है एक तरह से। और प्रवासी भारतीय लगातार अधिक विदेशी धन भेज रहे हैं। देश के वैज्ञानिक द्वारा अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा तथा नई तकनीकी विकास के आर्थिक विकास को गति मिल रही है। और चीन के प्रति बढ़ती नकारात्मकता के मद्देनजर भारत नए वैश्विक आपूर्तिकर्ता देश के रूप में उभर कर सामने आया। भारत द्वारा 2023 में आयोजित की गई G20 की सफल अध्यक्षता से नए आर्थिक लाभों को सिलसिला शुरू हो गया है। और इस समय भारत जीडीपी के मद्देनजर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत से आगे अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान है। जापान की अर्थव्यवस्था ने से इसी साल 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था आगे निकल सकती है। वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा कि भारत आर्थिक, वित्तीय और संरचनात्मक सुधारों के कारण वर्ष 2031 तक निम्न मध्यम से उच्च मध्यम आय वाले देश बन जाएगा। विकसित भारत की डगर आगे बढ़ेगी। इन आधारों की बुनियाद के साथ भारत 2047 तक विकसित देश की संभावनाएं रखता है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के मकसद से देश के प्रमुख सरकारी विभागों में अभी से अगले 5 साल के लिए विकास कार्यों की रूपरेखा बनाने पर काम शुरू कर दिया गया है। इसमें खास तौर से कृषि, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, रोजगार, उद्योग, सेवा क्षेत्र, व्यापार, स्टार्टअप्स, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिलाओं का उत्थान, गरीबी में कमी लाने, संतुलन, क्षेत्रीय विकास, प्रभावी न्याय व्यवस्था और दुनिया में भारत की नई भूमिका जैसे विकसित राष्ट्र बनने के प्रमुख विषय शामिल हैं। और आप देखते हैं कि इन विभिन्न क्षेत्रों में विकास की लंबी अवधि की रणनीति से भारत वर्ष 2047 तक $30 लाख करोड़ की विकसित अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की संभावना के बीच यह भी ध्यान होगा कि विकसित देश बनने की विभिन्न चुनौतियों का सामना करके सफलता प्राप्त की जाए। अब लगातार देश की जीडीपी बढ़ाने के साथ प्रति व्यक्ति आय और आम आदमी की खुशहाली पर ध्यान देना होगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई नई मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत 193 देशों में 134वें स्थान पर, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में 143 देशों में 126वें स्थान पर हैं। इन पर भी ध्यान देना होगा। हालांकि पिछले 10 वर्षों में बहुआयामी गरीबी में बड़ी कमी आई है, लेकिन अब बकाया 15 करोड़ से अधिक गरीबों को नई मुस्कुराहट देने पर का जोरदार अभियान आगे बढ़ाना होगा। और कृषि, श्रमिक, भूमि और अन्य सुधारों की जरूरत बनी है। जीडीपी के अनुपात में हमारा शोध एवं विकास क्षेत्र पर कुल व्यय केवल 0.64% है या 2.71% के वैश्विक स्तर से बेहद कम है। और देश में बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और पोषण सुनिश्चित कराने के साथ ही शांति कायम रखने और सुरक्षा चाक चौकबंद रखने की जरूरी ऊंचे लक्ष्यों पर ध्यान देना होगा। देश में 19 करोड़ से अधिक महिलाओं को सावैतनिक श्रम शक्ति में शामिल करने की रणनीति को अमली जामा पहनाना होगा। हमारे शक्तिशाली सेवा क्षेत्र के जरिए विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ाना होगा। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि देश वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य में समक्ष दिखाई दे रही चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता के शिखर पर पहुंचने में अवश्य कामयाब होगा। और देखिए, यहाँ G20 की बात हुई है, एडीबी की बात हुई है। मैं आप लोगों से हमेशा कह भी रहा हूँ कि इस तरह के संगठनों के बारे में जरूर सामान्य जानकारी रखिए। कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेता है, इनकी रिपोर्टें आती हैं तो उसके बारे में आप लोग उल्लेख कर सकते हैं निबंध में, आंसर राइटिंग में। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है और 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वहीं हम लोग G20 की बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही। वैसे अब 21 कहा जाना चाहिए क्योंकि इसमें एक देश और एक और जुड़ गया ना सदस्य। तो 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए, अब इसमें उद्देश्य की अगर हम लोग इसकी बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। 21 सदस्यों में अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ आपको देखने को मिलेगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। 100% अपना देंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे,
अपने आप को पूरी तरह से झोंक देंगे, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इतना याद रखिएगा। धन्यवाद।